हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बाईस वाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। आइए चलिए बात करते हैं। देखिए 30 दिन 30 क्लासें पूरी साइंस खत्म का ये टारगेट हमारा रहेगा। तो चलिए बिना समय गए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास देखना, एकदम महत्वपूर्ण क्लास होगी, एकदम बेहतरीन सी क्लास होगी। ऐसा क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाला है। आप एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखना, उसके बाद में खुद आपको एनालाइज होगा कि हाँ इतने कम टाइम में मैंने कितना सारा आपको कंटेंट दिया है और कितना अच्छा आपको कंटेंट दिया है। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसकी इनमें से किसकी कोई राशि नहीं है। राशि पूछा है कि इनमें से किसकी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सापेक्ष घनत्व। ये जो सापेक्षिक घनत्व है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अब इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, आपको एक ही जगह में लिखवाने का हर समय प्रयास करूंगा। देखिए अगर आपको सापेक्षिक घनत्व मिले तब भी आपको ये रहेगा, ये आपको मिल जाए घर्षण गुणांक। क्या मिले आपको? घर्षण गुणांक आपको मिले। घर्षण गुणांक का भी कोई भी इकाई नहीं होती है। अगर आपको मिल जाए विकृति, क्या मिले आपको? विकृति। अगर विकृति आपको मिलती है तो इसका भी कोई भी आपका मात्रक नहीं होता है। यह आपको मिल जाए सापेक्षिक घनत्व। क्या मिले आपको? सॉरी, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व अगर आपको मिलता है तब भी इसकी कोई भी इसकी इकाई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना। और यदि आपको मिल जाए अपवर्तनांक, क्या मिला आपको? अपवर्तनांक, तो ये भी इसकी भी कोई इकाई नहीं होती है। तो देखिए एक ऑप्शन से अभी हमने ये ऑप्शन बनाए हैं। अब देखिए अगर ऑप्शन नंबर हम ए की बात करें, ए में क्या है हमारे पास? घनत्व है। क्या है? घनत्व है। तो अगर इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगर बात करें ऑप्शन नंबर देखिए सी। सी में क्या हमारे पास? विस्थापन है। क्या है मेरे पास? विस्थापन है। तो इसकी विस्थापन की अगर मात्रक की बात करें तो विस्थापन को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं विस्थापन को? विस्थापन को हम नापते हैं मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। अगर यहीं हम बात कर लें किसकी? दाब की बात करते हैं। चलिए आइए दाब। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आपका है ना, इसमें दाब, अगर दाब की हम बात करें दाब का मात्रक क्या होता है? तो देखिए दाब का मात्रक एक मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तो देखिए एक क्वेश्चन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे क्वेश्चन मैंने इसी में कवर कर लिए हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, चलिए और लिख लेते हैं हम दो चार। देखिए जैसे हमारे पास होगा बल। अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा जाता है। अगर यही बल पूछा है, अगर पूछ ले तो आपसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? देखिए ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। पहला तो जूल होता है, ये आपको मिल सकता है। किलोवाट घंटा भी आपको मिलेगा। ये आपको कैलोरी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे अगर ये ऊर्जा है तो यही जो मान होते हैं किसके होते हैं हमारे पास? कार्य के भी यही होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। अगर इसकी बात अगर हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। तो इससे एक क्वेश्चन से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किसकी बात कर रहा है? विद्युत ऊर्जा की। तो चलिए बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं और इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है? वैद्युत ऊर्जा की। तो वैद्युत ऊर्जा इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि लिखा है हमारा किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? तो ये आपको याद रखना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये राइट कितना हो जाएगा इसका? 1.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इसके बराबर होते हैं। अगर हम इसकी विद्युत ऊर्जा की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक तो मैंने आपको बताया था, जूल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगर बात करें हम 1 किलो वाट बराबर कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। 1 किलो वाट बराबर कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें, अगर आगे चलिए हम बात करें तो देखिए आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो हम शक्ति को देख लेते हैं। देखिए जो पावर है शक्ति, अगर शक्ति की हम बात करें तो शक्ति का मात्रा क्या होता है? देखो शक्ति का एक तो वाट ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो वाट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मेरे पास जूल प्रति सेकंड। क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। क्योंकि पी, ये जो पावर है, शक्ति है ना, शक्ति पी होती है और पी पावर होती है। पी बराबर W/T होता है। शक्ति क्या होती है? एकांक समय में किया गया कार्य मेरे पास क्या है? शक्ति है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम 1 हॉर्स पावर की बात करें तो कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। कितना?
746 वाट के बराबर होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर चलिए बात करें यहीं, अगर हम और बात करें और एक्सप्लेन करें इन क्वेश्चनों को, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहीं से, यहाँ से देखिए क्या बात करते हैं हम, बात करते हैं यदि हम संवेग की बात कर लेते हैं, तो देखिए संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग का मात्रक हो जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये संवेग का मात्रक हो गया। अगर बात करें संवेग कैसी राशि है, तो ये संवेग जो है कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, दिशा प्लस परिमाण भी इसमें साथ साथ दिया हो, तो ये हमारे पास क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती कौन कौन सी, ये भी चलिए लिख लेते हैं। देखिए बल हो गया आपके पास, बल कैसा, सदिश राशि है। बल हो गया, वेग है आपका, बल वेग, त्वरण है आपका, क्या है, त्वरण आपका, बल आघूर्ण है, क्या है, बल, बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण भी कैसा है आपका, एक सदिश राशि है, ठीक है। बल आघूर्ण है, आपको किसी की तीव्रता पूछ लेगा, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, एक सदिश राशि है, या फिर आपसे भार पूछ लेगा, ये कैसी राशि है, सब कैसी है, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। देखिए अभी हमने सब कैसी राशि पढ़ी है, सदिश राशि पढ़ी है, तो चलिए आइए अदिश राशियों को भी हम लिख लेते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं। आइए चलिए पेज पलट लेते हैं इसको, एक नया पेज लगाते हैं और बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं। देखिए आइए चलिए बात करते हैं कैसे कैसे हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पूछा हमारे पास अदिश राशि कौन कौन सी होती है। किसकी बात कर रहा है, अदिश राशि की बात कर रहा है। अदिश राशि, तो देखिए अदिश राशि जो होती है ना, अदिश राशियां, तो अदिश राशियां हमें बताना है कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए अदिश राशि की अगर हम बात करें, तो एक तो हमारे पास, अगर इसमें देखिए ऑप्शन में क्या आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अदिश राशि है तो ऑप्शन नंबर, ये जो दाब है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन तो कई सारे हैं ना, तो चलिए आइए करते हैं हम इधर, ठीक है। देखिए अगर हम दाब, अगर दाब आएगा तो मैं इसकी मात्रा की बात ही कर लेते हैं। ऐसा ही मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और दूसरा क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये भी आपको इसके साथ साथ याद रख लेना है, आपको दिक्कत क्यों लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं से, अगर इसकी मात्रा, अगर हम बात करें कि अदिश राशि कौन कौन सी होती है, तो आइए चलिए लिख लेते हैं अदिश राशि कौन कौन सी होती है, ठीक। देखिए अदिश राशि कौन कौन सी होती है, देखिए ये जो समय है मेरे पास क्या है, समय, समय हो गया हमारे पास, क्या हो गया, समय। देखिए अदिश राशि में क्या होगा, इसमें परिमाण तो होगा, इसमें होगा क्या क्या, ये जो अदिश राशि है ना, अदिश राशि क्या है, होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसमें परिमाण तो होगा, क्या होगा, परिमाण, परिमाण तो होगा, पर दिशा, ये जो दिशा है ये दिशा नहीं होगी, इसमें क्या दिशा नहीं होगी, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा नहीं होती है, किसमें, अदिश राशि में। अगर बात करें कौन कौन सी होती है, तो देखो एक तो हमारे पास समय आ गया, क्या है, समय। उसके बाद हमारे पास तापमान भी कैसा है, एक अदिश राशि है, तापमान कैसी है, एक अदिश राशि है। अगर बात करें द्रव्यमान कैसी है, द्रव्यमान भी हमारे पास कैसी है, अदिश राशि। लेकिन अगर भार की बात करेगा तो वो सदिश राशि है। अगर चाल की हम बात करें, चाल भी कैसी है हमारे पास, अदिश राशि है, चाल भी। अगर कार्य की बात करेगा, कार्य भी कैसी है, अदिश राशि है। अगर यही बात करता ऊर्जा की बात करेगा, तो ऊर्जा भी कैसी है, अदिश राशि है। अगर दूरी की बात करेगा, दूरी भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर यही बात करता, अगर बात करेंगे यहाँ शक्ति की, तो शक्ति भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। ये अदिश राशि के एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से इनको याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और हमसे पूछा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए बात करते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और भी काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा, संवेग का संरक्षण, मतलब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन काम करता है, रॉकेट, रॉकेट उड़ता है। और अगर एक और इसका एग्जांपल लिखें, तो ये जो होता है बंदूक से गोली का निकलना, बंदूक से गोली का छोड़ना, ये बंदूक से गोली का छोड़ना भी किस सिद्धांत पर काम करता है, रॉकेट, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। इसमें अगर ऑप्शन नंबर हम डी देखें, तो इसको भी देख लेते हैं, क्या पास्कल सिद्धांत है। देखिए पास्कल सिद्धांत किस पर काम, इसके सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है, जितनी हाइड्रोलिक चीजें होती है ना, वो सब किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे कार ब्रेक हो गया हमारे पास, क्या है, कार ब्रेक, कार ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोलिक, वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। या मेरे पास हो जाएगा हाइड्रोलिक जैक, हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक हो जाएगा हमारे पास। ये सब किसके सिद्धांत पर काम करेंगे, पास्कल के सिद्धांत पर काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, वेग और समय, क्या है, वेग और
वेग और समय, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेग और समय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम, देखिए अन्य भी जब एग्जाम्पल है इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो पहला समीकरण अगर हम बात करें कि जो पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण क्या होता है मेरे पास, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है इसका पहला समीकरण। ठीक है, अगर यही बात करते हैं हम दूसरा समीकरण की, तो देखिए दूसरे समीकरण में क्या होता है, स्थिति। अब ये स्थिति क्या है, स्थिति या विस्थापन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, स्थिति और विस्थापन का दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्थिति या विस्थापन और समय, ये किस में बात करेगा, ये बात करेगा हमारे किस में, ये जो गति का दूसरा समीकरण है, किस में बात करेगा, दूसरे समीकरण में। ठीक है, दूसरे समीकरण में बात करेगा ये। तो दूसरा जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा समीकरण मेरे पास हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा गति का। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं गति के तीसरे समीकरण की। तो देखिए जो गति का तीसरा समीकरण है ये बताएगा वेग और स्थिति को, किसको, वेग और स्थिति को। ये गति का जो तीसरा समीकरण है किसको बताएगा, वेग और स्थिति को बताएगा। गति का तीसरा समीकरण किसको बताएगा, वेग और स्थिति को बताएगा। कौन सा, गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति। ये जो वेग और स्थिति है ये बताएगा गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, किस, कौन सा, थर्ड नियम, मतलब तीसरा समीकरण बताएगा। और इसका इसकी इक्वेशन क्या होती है, मतलब समीकरण क्या होती है, बी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होती है, बी बराबर यू प्लस 2as, ये इसकी समीकरण होती है गति के तीसरे समीकरण की। और ये किसको दर्शाएगा, वेग और स्थिति को दर्शाने वाला है। ये भी आपको याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करें, अगर देखिए अगर हम बात करें इन्हें दिया किसने, जो गति के नियम में दिया किसने है, तो इनको दिया है हमारे पास, किसने दिया है, न्यूटन ने। किसने दिया है इनको, न्यूटन ने इनको दिया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, किसने दिया था, ये न्यूटन ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा, किसकी बात कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा की ये बात कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा की ये बात कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा की ये बात कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं, बिना समय गवाए यांत्रिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा जो है मेरे पास, ये क्या है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है मेरे पास, ये होती है मेरे पास गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मतलब इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी लिखा है। क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा ठीक हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें क्या क्या और बन सकता है इससे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसका योग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के ही प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक ऊर्जा होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगर हम बात करें देखिए गतिज ऊर्जा के ही काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला कभी कभी बहुत बार आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, क्या होता है, mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी का होता है। आपको ये भी याद रख लेना। अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है, क्या पूछता है कि गतिज ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, किसमें, संवेग में संबंध पूछ रहा है। संवेग में संबंध ही आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध जब आपसे पूछता है तो आपको याद रख लेना है, गतिज ऊर्जा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका होता है पोटेंशियल पी का स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपको कई बार पूछा गया है, 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं हर शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं ये आपको देखने को जरूर मिला है, इससे संबंधित क्वेश्चन मिला हो, चाहे न्यूमेरिकल मिला हो, कुछ भी मिला हो। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम किसकी, संवेग, अगर संवेग की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या है, संवेग है ना मेरे पास, P बराबर क्या होता है मेरे पास, mb होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, P बराबर mb क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरे पास संवेग का फॉर्मूला है। ठीक, ये आपको बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है हर हाल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सतही घटना है, किसकी बात कर रहा है, अब सतही घटना की बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, अगर सतही घटना की अगर बात करेगा तो वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम, देखिए अब ये तो यहाँ से आगे चलो ठीक है ये हो गया, लेकिन अगर दूसरे क्वेश्चन बनने वाले यहाँ देखिए, कह रहा पानी से बर्फ का बनना। अगर पानी से बर्फ के बनने की, पानी से बर्फ का बनना क्या कहलाता है हमारे पास, जमना कहलाता है। क्या कहलाता है, जमना।
ठीक है, पानी से बर्फ बनेगा इसका मतलब जमना। अगर इसकी बात अगर हम बात करते हैं बर्फ से पानी बनना, किससे? बर्फ, तो बर्फ से पानी बनना, तो बर्फ से पानी बनने का इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? गलन हो रहा है, मतलब गल रहा, पिघल रहा है। तो क्या हम पिघलना लिख सकते हैं? पिघलना लिखो या फिर गलन लिखो, क्या लिखो? गलन, दोनों का मतलब यहां से एक से ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ठोस का गैस में बदलना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठोस का गैस में बदलना, किस में बदलना? गैस में बदलना, ठोस का गैस में बदलना, गैस में बदलना। देखिए ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है साहब? ठोस का गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, ये कहलाता है गैस का ठोस का गैस में बदलना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर गैस की अगर हम बात करें, यहीं और लिख लेते हैं एक, क्या है मेरे पास? गैस का द्रव बनना, गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, ये क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास संघनन। क्या है मेरे पास? गैस का द्रव में बदलना, ये होता है मेरे पास संघनन। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि बादलों का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो बादलों के सफेद रंग की बात कर रहा है, तो ये आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगर इसमें हम आंसर की बात करें तो बादलों का सफेद बनना, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये है। और तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब प्रकीर्णन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा क्या है? बादलों का सफेद रंग होता है। देखिए अगर बादलों के सफेद रंग की बात करें तब भी आपका आंसर हो गया। यह आकाश नीला दिखाई देना, किसका? नीला दिखाई देना, मतलब एक विशेष रंग का दिखाई देना, ये क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। आकाश नीला दिखाई देना, यह आपसे पूछ सकता है समुद्र नीला दिखाई देना, समुद्र नीला दिखाई देना। ठीक है, समुद्र नीला दिखाई दे दे आपको, आकाश कैसे दिखाई दे दे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, या फिर हाँ सूर्य का लाल दिखाई देना हो जाएगा। यह बात करें अंतरिक्ष में एवं आकाश का रंग काला दिखाई देना, तो आकाश काला दिखाई देना अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से आकाश, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देना, आकाश काला दिखाई देना, ये भी सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये भी मेरे पास प्रकाश प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, अगर इसमें बात करें मतलब अपवर्तन की अगर हम बात करें, तो आपको ये भी याद रखना है, क्या है? तारों का टिमटिमाना, किसका? तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना किसका? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। या फिर इंद्रधनुष का बनना, किसका बनना? इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना भी है तारों का टिमटिमाना। या सूर्यास्त या सूर्य उदय के बाद तक सूरज का दिखाई देना, ये सब किसके? अपवर्तन में है। या फिर अगर हम बात करें, क्या पानी में रखी किसी भी चीज का मुड़ा दिखाई देना, मतलब मुड़ा दिखाई देना, मुड़ा दिखाई दिखाई देना। और ये लेकिन किस में मुड़ा दिखाई देगा? जब हम पानी में कोई भी चीज रखेंगे तो इस प्रकार से मुड़ा दिखाई देने वाली है। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो आप और समझ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में टाइम
आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य में संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानिए। क्या मनुष्य में जो संयोजी उत्तक है उसके उदाहरण को आपको पहचानना है। तो चलिए पहचानते हैं इसके उदाहरण को। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं और ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए इसके अगर हम आंसर की अगर हम इसकी बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई इसके उत्तक को पहचानना है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, मेरे साथ जुड़ना है, ये क्लास अब लंबी चलने वाली है। देखिए इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हड्डी है। क्या है मेरे पास? हड्डी है, ठीक है, ये संयोजी उत्तक है। अब ये संयोजी उत्तक में कौन कौन से आते हैं? कैसा? संयोजी उत्तक है। क्या है मेरे पास? संयोजी उत्तक है। ये जो संयोजी उत्तक है इसमें कौन कौन आते हैं, ये मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखिए इसमें जो आते हैं आपका रक्त, इसमें आता है रक्त। कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है, आपने पढ़ा होगा, तरल संयोजी उत्तक है। इसके बाद उपास्थि होता है। क्या होता है? उपास्थिक तरल वो संयोजी उत्तक है। उपास्थि हो गया आपका। बसा भी एक कैसा है? यही है। उसके बाद में हड्डी की, हड्डी तो मैंने आपको लिखवा ही दिया। उसके बाद में अगर बात करें अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा भी जो है कैसा है? यही है, अस्थि मज्जा, ठीक है। अस्थि मज्जा भी कैसा है? एक संयोजी उत्तक है। अगर हम बात करें इसमें, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एक साथ अंगों में, अंगों के जो घाव होते हैं उनको भरना या फिर रिक्त स्थानों को भरना, इसका काम होता है। चलिए अगर इसकी बात हम बात करें, देखिए कोशिका, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मांसपेशियां। तो अगर मांसपेशियों की अगर हम बात करें, किसकी? मांसपेशी, मांसपेशियां। अगर मांसपेशियों की हम बात करें कितनी होती हैं, ये हमारे पास 600 से 650 के बीच में होती हैं। कितने होती है? 600 से 650 के बीच मांसपेशियां होती हैं। अगर हम बात करें इसमें, देखिए कोशिका, अब हमारे पास आ गया सेल, तो इसे पढ़ते हैं। देखो कोशिका, अगर कोशिका की हम बात करें खोज, देखिए इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो हम डायरेक्ट लिख दें रॉबर्ट हुक। खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कैसी खोज की थी? मृत कोशिका की। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। अगर बात करें यहीं इसकी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? इसके साइटोलॉजी होता है, इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम यहाँ तो मृत की होगी, अगर यहीं पूछ लेता जीवित की, इसकी पूछता जीवित की, पूछता जीवित की, तो ये हो जाता ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक किसकी? जीवित कोशिका की खोज करते हैं ल्यूवेनहॉक। और कब करते हैं? ये आपके 1674 में ल्यूवेनहॉक करते हैं, और ये करते हैं 1665 में। 1665 में किसकी होती है? मृत कोशिका की खोज 1665 में होती है। कौन? रॉबर्ट हुक करते हैं। अब देखिए कोशिका का मास्टर किस किस कोशिकांग को कहते हैं? इस कोशिका का मास्टर किसकी बात कर रहा है? कोशिका के मास्टर को किस कोशिकांग को कहते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग किसकी बात कर रहा है? कोशिकांग की बात कर रहा है, ठीक है। कोशिकांग, किस कोशिकांग को कहते हैं? ये होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मास्टर। कोशिका का मास्टर किस? मास्टर कोशिकांग। कोशिका का मास्टर कोशिकांग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अगर हम इसकी बात करें, नाम किसका दिया था? इसका नाम किसने दिया? नाम बात करें तो नाम दिया था बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने इसका नाम दिया था। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने। अगर इसके सिद्धांत की अगर हम बात करें कोशिका के, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये कोशिका सिद्धांत आपका दिया था स्वेडन और स्वान ने। किसने? स्वेडन और स्वान ने। स्वेडन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इन दोनों ने सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सेल सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगर हम बात करते कोशिका की खोज किसने की, तो कॉलिकर ने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी? इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? किसने की थी? कॉलिकर ने। किसने? कॉलिकर। कॉलिकर इसकी खोज करते हैं। कौन करते हैं इसकी खोज? कॉलिकर इसकी खोज, कॉलिकर खोज इसकी करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक है? किसकी बात कर रहा है? स्थायी उत्तक की बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास हो जाएगा 10। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 है। और किसकी बात कर रहा है? स्थायी उत्तक की बात कर रहा है। तो चलिए करते हैं स्थायी उत्तक की बात। देख कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जाइलम। कौन सा है? जाइलम हमारे पास कैसा उत्तक है? कि स्थायी उत्तक है जाइलम। कैसा है? स्थायी उत्तक है जाइलम। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास? बी है।
हो या आपको फ्लोएम मिल जाए, तो दोनों आपका कैसे हैं, ये फ्लोएम। जाइलम मिले या आपको मिले फ्लोएम, फ्लोएम, ये दोनों कैसे हैं, स्थायी उत्तक है। कैसे स्थायी उत्तक है। अगर ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो क्या है, रक्त है। तो रक्त कैसा, ये मैंने लिखवाया था आपको अभी अभी तो मैंने लिखवाया था आपको, तरल संयोजी उत्तक। कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है ये। कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा, रक्त। रक्त क्या है मेरे पास, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं से, अगर साधारण उत्तक की बात करें, लिख लेते हैं चलिए, आइए। साधारण उत्तक कौन से होते हैं, ठीक है। साधारण उत्तक, तो साधारण उत्तक जो होते हैं वो मेरे पास कौन से होते हैं, एक तो होता है पैरेनकाइमा। क्या होता है, ये साधारण उत्तक होते हैं। पैरेनकाइमा होता है, दूसरा होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ये कैसे उत्तक हैं, साधारण उत्तक मेरे पास ये हैं। ठीक है, साधारण उत्तक है। और संयोजी उत्तक और बात करें, अगर हम संयोजी उत्तक, और मैंने अभी आपको अभी तो बताया था मैंने आपको, संयोजी उत्तक ये हड्डी जो है कैसा है, उत्तक, हड्डी। संयोजी उत्तक कौन सा, हड्डी मेरे पास, ये इसका हड्डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत विस्तार से आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, कह रहा है हाइड्रा प्रजनन करता है। किसकी बात कर रहा है, हाइड्रा की बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है। ये हाइड्रा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुकुलन। हाइड्रा की बात करना है तो क्या हो जाएगा, मुकुलन। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। अगर यही ऑप्शन नंबर, अगर हम ए की बात करते, किसकी, ए की बात कर लेते, तो ए में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास है विखंडन द्वारा। तो विखंडन क्या है, अमीबा। अमीबा प्रजनन कैसे करता है, विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। ठीक है, अगर यही अमीबा ना मिलता, आपको क्या मिल जाता, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या मिल जाता है आपको, पैरामीशियम भी किसके द्वारा विखंडन करता है, ये विखंडन के द्वारा जनन करता है। ठीक है, प्रजनन किसके द्वारा करता है, विखंडन के द्वारा। अगर यहीं से अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा, चलिए आइए और बात कर लेते हैं भाई। हाइड्रा जो है, यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रा एक बार फिर से। ठीक है, किसकी बात करेंगे, हाइड्रा की। देखिए हाइड्रा क्या है मेरे पास, हाइड्रा अगर हम बात करें, इसकी पहली बात तो ये क्या है, विभक्त में टूट जाता है, मतलब ये कई भागों में टूट जाता है, तो ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हाइड्रा विभक्त हो जाता है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, ये अलैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कौन प्रदर्शित करता है, हाइड्रा। हाइड्रा कैसे प्रदर्शित करता है, अलैंगिक जनन हाइड्रा प्रदर्शित करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहीं से, अगर हम बात करें किसकी, बहुविखंडन की, तो बहुविखंडन किसकी आ जाएगा, बहुविखंडन की अगर हम बात करें, तो ये भी आपको याद रख लेना, बहुविखंडन। बहुविखंडन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। बहुविखंडन में कौन सा आ जाएगा आपका, शैवाल आएगा। क्या आ जाएगा आपका, शैवाल आएगा बहुविखंडन में। क्या आ जाएगा मेरे पास, शैवाल। ठीक है, और शैवाल के साथ साथ एक हमारे पास शैवाल हो जाएगा, दूसरा मेरे पास हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी बहुविखंडन का एक उदाहरण है। ठीक है, बहुविखंडन प्रोटोजोआ, ये आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, प्रोटोजोआ और ये शैवाल बहुविखंडन के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अधिकांश कीट श्वास लेते हैं, मतलब किससे श्वास लेते हैं, ये आपको बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर आपका यहीं आ जाएगा, तो यहीं हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। कह रहा अधिकांश कीट कैसे सांस लेते हैं, तो अधिकांश कीट जो सांस, कीटों की बात कर रही है, बातक रंध्र से लेते हैं। कैसे, बातक रंध्र। ठीक है, जो बातक रंध्र होता है ना, इससे सांस लेते हैं अधिकांश कीट। किससे, बातक रंध्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। कौन सा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब आगे इसके बनने वाले क्वेश्चन। देखिए अगर फेफड़ों की हम बात करें, फेफड़ों से कौन कौन सांस लेते हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। फेफड़ों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फेफड़ों की। तो फेफड़ों की अगर हम बात करें किस किस से होता है, तो फेफड़े आप पहले श्वास नली से देखो, आप श्वास नली से कौन करता है, श्वास नली। श्वास नली से अगर हम बात करें तो ये आता है इसका राइट, कॉकरोच। क्या आता है, कॉकरोच श्वास नली से संबंधित है। कॉकरोच, कॉकरोच किससे संबंधित है, श्वास नली संबंधित कौन है, कॉकरोच श्वास नली से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगर त्वचा से बात करें कौन लेता है, तो त्वचा से आपका मेंढक, मेंढक त्वचा से लेता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना भाई, पूछे जाते हैं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर फेफड़ों से हम बात करें, किसके, फेफड़ों से, तो फेफड़ों से अगर हम बात करें तो देखिए उभयचर जितने भी होते हैं सब फेफड़ों से, उभयचर, उभयचर हो जाएगा। या हमारे पास उभयचर मिले या फिर मानव मिल जाए, हमें क्या मिले, हमें बिहेल मिल जाए, स्तनधारी मिल जाए, ये सब क्या, स्तनधारी लिख लो, तो स्तनधारी, स्तनधारी भी क्या सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम बेहतरीन से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको एक बार क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए समझिए, और एक बार फिर से हम पेज चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है
एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए कि रासायनिक परिवर्तन है, देखिए रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, आप समझना मेरी बात को कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, किसकी बात कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, आप याद रखना, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो ना मिले, मतलब एक बार होने के बाद में, एक बार बनने के बाद में दोबारा वो ना मिले, वो कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, वो कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि एक बार मिलने के बाद दोबारा ना मिले, वो कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर यही हम बात करते कौन से परिवर्तन की, अगर यही हम बात कर लेते और परिवर्तन की, तो चलिए दूसरे परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो आइए और समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरे परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो आइए समझते हैं हम एकदम बेहतरीन तरीके से, और समझते हुए हम चलेंगे। ठीक है, देखिए अगला कौन सा हमारे पास, अगला हमारे पास है, इसको हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन वाला जो आपका सवाल है इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा मेरे पास, ए, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मतलब जब लोहे पर जंग लगती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन यही है कि एक चीज जो बनने के बाद में दोबारा वो चीज ना मिले, वही रासायनिक परिवर्तन है मेरे पास। अगर यही हमसे पूछ लेता कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन जो मिल जाए, जैसे लकड़ी का टूटना, लकड़ी का टूटने के बाद में लकड़ी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर खाना हमारे पेट में पच गया तो दोबारा खाना नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। भाई उदासीन विलयन है, विलयन कैसा है, उदासीन, तो उदासीन विलयन पूछा हमसे, उदासीन विलयन का पीएच मान, किसका, उदासीन विलयन का पीएच मान हमसे पूछा है, विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन की अगर हम बात करें तो उदासीन होता है 7, जिसका पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल पे जो पीएच मान 7 होता है, तो वो कैसा होता है हमारे पास, उदासीन होता है। अब ये उदासीन होता है, तो उदासीन होता है, अगर हम इसकी अगर 7 से हम पहले की बात करें तो ये होता है अम्लीय, कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अगर हम 7 से बाद की बात करें तो ये होता है मेरे पास क्षारीय, कैसा होता है, क्षारीय विलयन होता है। मतलब 7 से बाद में क्षारीय आएगा, 7 से पहले कैसा आ जाएगा हमारे पास, अम्लीय आ जाएगा। अब अगर देखो, अगर एक आपसा ऑप्शन मिल जाए आपको कि 0 और 6 में किसकी अम्लता ज्यादा है, तो 0 और 6 में देखिए, जिसको ये जो 0 है इसमें सबसे ज्यादा अम्लता इसमें होगी, 6 में इससे कम होगी, तो सबसे कम किसमें होगी, इसमें होगी, लेकिन सबसे अधिक किसमें होगी, 0 में होगी। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगर हम उदासीन की बात करें तो हमारा जल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये नमक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, NaCl नमक। ठीक, और अगर बात करें अम्ल और क्षार, ये आपको पढ़ लेने बहुत ध्यान से, तो आई होप कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि ये जो होता है ये 0 से कितना तक चलता है, ये 0 से 6 मतलब 7 से नीचे नीचे चलता है, और ये 7 से अधिक चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो गैस के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, गैस के व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब। कौन होता है गैस के व्युत्क्रमानुपाती, क्वेश्चन नंबर 15, गैस के व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब। क्या होता है मेरे पास, दाब गैस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको याद रख लेना है दाब के बारे में। ठीक है, अगर दाब के हम फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या P बराबर होता है मेरे पास प्रेशर बाई एरिया, मतलब एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, दाब बोल रहे हैं। तो और दाब बोल रहे हैं, तो ये दाब पहली बात तो कैसी राशि पढ़ी अभी हमने पीछे, ये अदिश राशि पढ़ी, और जैसे हमने ये अदिश राशि पढ़ी तो क्या हम बता सकते हैं इसको अदिश राशि के साथ साथ, अगर हम एक बात करें वायुमंडल दाब कितना होता है, तो एक वायुमंडल दाब बराबर कितने न्यूटन मीटर होते हैं, तो ये हमारे पास होता है 10 की पावर 5, कितना, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है एक वायुमंडल दाब बराबर। ठीक है, और यही अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर हम बात करें क्या है, ये कैसी अदिश राशि होगी। ठीक है, इसका मात्रक भी हमने लिख लिया, और बात करें हम इसके मात्रक, तो ये भी मैंने आपको लिख लिया। अगर हम समय की बात करते तो देखिए समय का मात्रक क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि समय का मात्रक क्या होता है। तो समय का मात्रक जो होता है मेरे पास, समय का सेकंड होता है, समय का मात्रक क्या होता है मेरे पास, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड समय का मात्रक होता है। ये भी आपको याद रख लेना है कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अगर यहीं हम बात करते घनत्व, किसकी बात करते, घनत्व की बात करें तो ये घनत्व का जो फॉर्मूला होता है ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, किसका फॉर्मूला होता है, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये घनत्व का होता है, किसका होता है, घनत्व का होता है। अगर इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर क्यूब इसका घनत्व का होता है। और अगर यहीं एक और ऑप्शन आपको है द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कह रहा है प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है।
तो प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप हमसे पूछा है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कार्बन की बात आ ही है तो चलिए बात कर लेते हैं हम कार्बन की। किसकी? कार्बन। देखिए कार्बन की अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें, क्या अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो कितना होता है? 6 होता है। अगर परमाणु भार की अगर हम इसकी बात करें तो कितना होता है आपका? परमाणु भार कितना होता है इसका? 12 होता है। अगर हम इसकी बैलेंसी की बात करें, अगर संयोजकता की बात करें तो इसकी 4 होती है। और ये कार्बन जो है ये सबसे लंबी चैन बनाता है, तो लंबी चैन, ये क्या है? लंबी चैन कौन बनाता है? ये कार्बन ही बनाता है सबसे लंबी चैन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कार्बन के बारे में। ठीक है, और कार्बन का अपर रूप एक हीरा हो जाएगा, दूसरा ग्रेफाइट भी इसका एक अपर रूप होता है। किसका? हीरे, कार्बन का। ग्रेफाइट भी क्या होता है इसका? हीरे का अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ठीक, वो सॉरी कार्बन का। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपको बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए आइए बात करते हैं इसके बाद में, तांबा और टिन का मिश्रण कौन सा है? इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तांबा और टिन का मिश्रण कौन सा है? तो तांबा और टिन की अगर बात करेगा कि इनका मिश्रण कौन सा है, तो आइए समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। कौन सा है? 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए समझिए, 17 कह रहा है कि तांबा और टिन का मिश्रण कौन सा है। तो देखिए तांबा और टिन का मिश्रण, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा कांसा। क्या हो जाएगा? कांसा। ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें दे रखा है क्या है? पीतल दे रखा है हमें। दूसरा क्या है हमारे पास? पीतल है। क्या है मेरे पास? पीतल है। तो पीतल को देख लेते हैं। पीतल को आप ट्रिक याद रखनी है, पिताजी। किससे याद रखना है? पिताजी याद रखना है। तो देखिए पी से हो जाएगा मेरे पास पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। ता से हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। और ये हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। तो पीतल का मिश्रण क्या क्या है मेरे पास? तांबा और जिंक पीतल का मिश्रण है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, अगर यही हम बात करते, किसकी बात करेंगे? स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील जो ना, क्या है? स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस जो स्टील है ना, ये अब क्या क्या है? ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास जो इसका मिश्रण जो है वो लोहा है मेरे पास। क्या है? लोहा। एक तो मेरे पास लोहा आ जाएगा, दूसरा क्रोमियम आ जाएगा। क्या आएगा? क्रोमियम। और तीसरा मेरे पास आ जाएगा इसमें निकिल। ये लोहे में, ये क्या है? स्टेनलेस स्टील का मिश्रण। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास क्या कह रहा है, हम एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, आपके सामने ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, मतलब बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, वो कौन है? तो अगर हम इसकी बात करें कौन है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? बढ़ते भ्रूण के लिए ये हमारे पास उत्तक का कार्य करता है। कौन कौन? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये होता है भ्रूण कोष होता है। ठीक है, अगर बात करें हम बीजांड क्या होता है, ये बीजांड जो होता है ये अंडाशय के अंदर होता है। जो हमारे पास ए है, ये बीजांड जो है ये कहाँ है मेरे पास? ये अंडे के अंदर होता है। कहाँ होता है? ये अंडे के अंदर होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। बीजांड कहाँ होता है? अंडे के अंदर होता है। अगर हम बात करें इसी के बाद में, अगर हम बात कर लें, देखिए महिला का प्रजनन कौन सा होता है? अंडाशय जो होता है महिला का प्रजनन होता है। अंडाशय क्या होता है? अंडाशय हमारे पास होता है महिला का प्रजनन। क्या होता है? महिला का प्रजनन क्या होता है मेरे पास? अंडाशय होता है महिला का प्रजनन। ये आपको याद रख लेना है कि महिला का प्रजनन क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक, क्या होता है? अंडाशय होता है। यदि हम बात करें युग्मनज क्या है? युग्मनज ये क्या है मेरे पास? युग्मनज क्या है? तो युग्मनज जो है ये शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे को, मतलब जो शुक्राणुओं के द्वारा क्या होता है? निषेचित जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? निषेचन के कारण, निषेचन जो होता है उसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम यही बात करें तो अग्नाशय मैंने युग्मनज मैंने आपको बता ही दिया। क्या है? ये जो होता है हमारे पास शुक्राणु द्वारा निपेक्षित अंडे को क्या बोलते हैं हम? निपेक्षित अंडे क्या बोलते हैं हम? युग्मनज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर ये आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो निषेचन के, मैंने अभी तो आपको बताया युग्मनज, किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण होगा निषेचन के फलस्वरूप। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो निषेचन के स्वरूप किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा निषेचन के फलस्वरूप। अगर बात करें, देखिए भ्रूण हार्मोन्स कौन सा होता है? तो मूर्ख हार्मोन्स, अगर यही बात करते हैं, अगर मूर्ख हार्मोन्स किसे कहते हैं हम?
मैं देखिए आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और देखिए मैंने एक क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन कराए आपको अंदाजा हो गया होगा। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना। मूर्ख हार्मोन्स कहते हैं, किसको कहते हैं? ये मूर्ख हार्मोन जिबरेलिन को कहते हैं। किसको? जिबरेलिन। जिबरेलिन को हम क्या कहते हैं? मूर्ख हार्मोन्स भी कहते हैं जिबरेलिन को, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम आंतरिक निषेचन की बात करें, किस में होता है? कौन सा? आंतरिक निषेचन। ये आंतरिक निषेचन जो होता है, ये आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन हमारे किस में होता है? निषेचन किस में होता है ये आपको बताना है। तो ये हमारे पास मनुष्य में होता है आंतरिक निषेचन होता है, या फिर कीट में? आंतरिक निषेचन किस में होता है? कीट में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन जो होता है ये मेरे पास बाह्य निषेचन किस में होता है? जैसे हमारे पास मेंढक है, क्या है मेरे पास? मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। किसमें? मेंढक पे। या फिर समुद्री आर्चिन है, इनमें सब कैसे होते हैं? बाह्य होते हैं, ठीक है। मेरे पास आगे बात करते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन कौन सा निकलता है? स्रावित होता है निम्नलिखित वृषणों से। सॉरी, इसमें देखो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्या है? वृषणों से। यहाँ आपको क्या लिखना है? 20वां क्वेश्चन आपका है वृषणों से कौन सा हार्मोन निर्मित होता है। तो वृषणों से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृषणों द्वारा कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो किसके? वृषणों के द्वारा ये हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा निकलता है? वृषण के द्वारा निकलता है। लेकिन यही इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन क्या है मेरे पास? इंसुलिन है ना, हाँ इंसुलिन हार्मोन्स, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है ना, ये निकलता है अग्नाशय की बीटा सेल से। तो बीटा सेल से किसकी? अग्नाशय की। किसकी? अग्नाशय की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स है ये किससे निकलता है? ऑप्शन नंबर थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है किससे निकलता है? ये हमारे पास थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये भी आपको याद रख लेना। ये एंड्रोजन जो होता है ये महिलाओं में होता है। किसमें? एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है वो किसमें होता है? महिलाओं में होता है, ठीक है। किसमें होता है? एंड्रोजन किसमें होता है? महिलाओं में होता है। ये भी आपको याद रख लेना है भाई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक करता है इसको हाइपोथैलेमस। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने अभी तक जो भी क्लास में आपको बताया है एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको दिया है, और एक एक क्वेश्चन को हमने भी डिटेल से समझा। अब ये क्लास आपकी रेगुलर इसी टाइम आपकी चलती रहेगी, और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताता हुआ चल रहा हूं, और उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दें, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और बेहतरीन सी क्लास के साथ इसी समय कल इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद।